हेलो स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक, जिसमें हमने पिछले वीडियो में अणु संख्या तथा कोटि में अंतर के बारे में अध्ययन किया। कोटि जो होती है वो आपके सिलेबस में दो प्रकार की दे रखी है, एक तो शून्य कोटि की और एक प्रथम कोटि की। आज का जो टॉपिक है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। दोनों प्रकार की जो कोटि होती हैं उनमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य आएगा, चाहे शून्य कोटि में से आए या प्रथम कोटि में से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, देखिए कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता, क्या कहलाती हैं? शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अथवा हम ऐसे कहते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के क्या हो, समानुपाती हो, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी सांद्रता पदों की घातों का योग कितना आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। इसके लिए हम डेरिवेशन देखें तो देखें अपन, माना कोई अभिक्रिया E = उत्पाद इस प्रकार से संपन्न हो रही है। E = उत्पाद। इस रिएक्शन की बात करें हम तो हम कह रहे हैं माना प्रारंभ में इसका मतलब t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर बात कर रहे हैं। इसके कितने मोल हैं बताओ? अभिकारक A की प्रारंभिक सांद्रता माना A मोल पर लीटर है और t बराबर 0 जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं, इसका मतलब उत्पाद तो क्या रहेंगे बताओ? 0। उत्पाद बना ही नहीं क्योंकि इस समय स्टार्ट नहीं हुआ। t बराबर क्या है? 0। प्रारंभ में बात कर रहे हैं हम। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई तो हमने कहा माना t समय पर, तो t समय बाद बात करें हम, t समय बाद क्या होगा? माना इसके x मोल उत्पाद में परिवर्तित हो गए। t समय बाद माना इसके x मोल किस में बदल गए बताओ? उत्पाद में बदल गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभिकारक A की अब शेष सांद्रता कितनी बच जाएगी? A - x। प्रारंभिक सांद्रता हम A लेके चले हैं, x मोल इसके t समय बाद उत्पाद में परिवर्तित हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अभिकारक A की अब जो सांद्रता है t समय बाद वो कितनी शेष रह गई? A - x। तो क्या किया हमने? तो इस अभिक्रिया के लिए वेग निकालें हम। तो इस अभिक्रिया के लिए वेग को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? बराबर कर सकते हैं dx/dt समानुपाती किसके हो जाएगा? अभिकारक A की सांद्रता और घात क्या लगा दी हमने? 0। अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती, क्योंकि हमने उपरोक्त अभिक्रिया को क्या माना है? माना उपरोक्त अभिक्रिया कैसी कोटि की है? शून्य कोटि की है। तो इसका मतलब अभिक्रिया का वेग dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A पे पावर क्या आ गया? 0। हमने क्या कहा फिर आगे कि dx/dt बराबर, इसको उठाया तो मैंने एक समानुपाती स्थिरांक लगाया k, चूँकि शून्य कोटि के लिए पढ़ रहे हैं तो इसको मैंने क्या कह दिया? k 0। तो dx/dt बराबर k 0। और ये A पे घात 0 है, किसी पे घात 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है? उसका मान तो क्या होता है? 1 होता है। किसी पे घात 0 आ जाए, 2 पे घात 0, इसका मतलब मान कितना आएगा? 1। 5 पे घात 0, इसका मतलब मान 1। 100 पे घात 0, इसका मतलब मान कितना? 1। तो हमने कहा कि A पे घात 0 है, इसका मतलब इसका मान तो कितना हो गया? 1 हो गया। और ये समानुपाती की वजह से हमने एक स्थिरांक लगाया
जिसे अपन शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या कह रहे हैं, वेग स्थिरांक कह रहे हैं। हमने क्या कहा, उपरोक्त समीकरण, ये समीकरण 1 कहा हमने, जैसे उपरोक्त समीकरण शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या कहलाता है, अवकल वेग समीकरण कहलाता है। अवकल वेग समीकरण कहलाता है। अवकलन की फॉर्म में है ये, तो हमने क्या कहा, इसको अवकल वेग समीकरण। अब क्या कह रहे हैं हम, यहाँ पर जो K0 लिखा है इसके बारे में भी बता दें हम कि जहाँ K0 बराबर क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान है। K0 क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान, और उपरोक्त समीकरण शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अवकल वेग समीकरण कहलाता है। अवकल की फॉर्म में है। जब आपसे अवकल वेग समीकरण पूछेगा तो हम यहाँ तक ही लिखेंगे, लेकिन आगे वो कहेगा कि इसका क्या लिखो, समाकलित वेग समीकरण। तो समाकलित वेग समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण अगर निकालें तो अभी हमने देखा अवकल वेग समीकरण के लिए हमने क्या किया था कि एक रिएक्शन देखी, हमने कहा ये उपरोक्त अभिक्रिया क्या है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। माना प्रारंभ में इसके A मोल T समय बाद इसके X मोल उत्पाद में कन्वर्ट हो गए, तो अभिकारक A की सांद्रता T समय बाद कितनी रह जाएगी बताओ, A माइनस X रह जाएगी। इसके लिए हमने वेग कहा था कि वेग dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a पे पावर 0, या हमने ऐसे कह दिया था कि dx अपॉन dt बराबर के 0। उपरोक्त समीकरण शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या था, अवकल वेग समीकरण था। के 0 क्या कहला रहा था, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अब क्या कहलाता है, वेग स्थिरांक। इससे आगे हम समाकलित वेग समीकरण देखें इसका, तो समाकलित के लिए हमने क्या किया, इसको व्यवस्थित किया। तो देखिए dx बराबर K0 dt, फिर कहा हमने उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का क्या किया हमने, समाकलन। तो समाकलन जैसे ही किया तो देखिए ऐसे लिख देते हैं हम एक बार समाकलन की फॉर्म में, ये K0 और ये dt। dx का समाकलन आएगा x, dx का समाकलन क्या आ गया, x, और K0 स्थिरांक है, और dt का समाकलन आ गया t, dt का समाकलन t, और इसके लिए हमने एक स्थिरांक लगाया, समाकलन स्थिरांक c, जहाँ c क्या कहलाता है, समाकलन स्थिरांक। क्या कहलाएगा, समाकलित स्थिरांक या समाकलन स्थिरांक। अब हमने क्या कहा, इसको इधर ले आया मैं, देखिए x बराबर ये प्राप्त हुआ K0 t प्लस c। अब हमने कंडीशन लगाई, तो कंडीशन के लिए देखिए आप, यदि t बराबर 0 समय है तो उस समय तो उत्पाद बने ही नहीं, इसका मतलब x बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। हमने देखा जब t बराबर 0 है तो समय t पर तो उत्पाद की संख्या क्या है, 0, इसका मतलब x का मान क्या है, 0 है। तो ये कंडीशन हमने इस फॉर्मूले में लगाई, इसको समीकरण जैसे 2 कह रहे हैं हम, तो इसको जैसे ही इसमें रखा हमने इसको, तो क्या हुआ, x का मान 0, तो 0 बराबर c के t का मान 0 रखा इसमें, तो c बराबर 0। समीकरण नंबर 3, फिर क्या कहा हमने, c का मान इस समीकरण 2 में रख दिया, तो समीकरण 2 में 3 से c का
मान रखने पर, तो देखिए जैसे ही मान रखा इसका इसमें, तो x बराबर k0t आया और हमने क्या कहा कि k0 का मान निकालें, तो ये आ गया x/t। उपरोक्त समीकरण शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या कहलाता है? समाकलित वेग समीकरण। हमने लिखा उपरोक्त समीकरण शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। इसकी इकाई क्या हो जाएगी? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। पिछली वीडियो में हमने निकाली थी ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k की इकाई वही होती है जो किसकी होती है? अभिक्रिया के वेग की। तो हमने इकाई लिख दी इसकी शून्य कोटि के लिए मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। उपरोक्त समीकरण शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या कहलाता है? समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। अब देखते हैं हम शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके लिए। जो अगर एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, एक उदाहरण आ जाता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए और प्रथम कोटि अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो आपको क्या याद रखना है कि जैसे ही ये 3 जो एग्जाम्पल हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हैं, तो ये 3 एग्जाम्पल याद रख लेना कि ये तो शून्य कोटि के लिए होते हैं। इसके अलावा सब बचे हुए किस में कहलाएंगे बताओ? प्रथम कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल, क्योंकि हम आपके सिलेबस में केवल 2 ही प्रकार की कोटि दे रखी हैं, एक शून्य कोटि और एक प्रथम कोटि। इसके बाद में जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया की होती है। आपसे रिएक्शन देके ये भी पूछ लेता है कि ये किस प्रकार की कोटि का उदाहरण है। तो पॉसिबिलिटी आपको सबसे ज़्यादा किसकी होती है? प्रथम कोटि की। तो शून्य कोटि के एग्जाम्पल की देखें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 3 एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, H2 + Cl2, और ये फोटोकेमिकली यानी विकिरण कह दें अपन, या प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। और ये क्या बन गया? 2SCl। ऐसे ही इसको देखें 2PS3, MO उत्प्रेरक उच्च दाब पर फास्फोरस और हाइड्रोजन में। ये रिएक्शन देखिए 2NH3 टंगस्टन उच्च दाब पर किस में बन गया? N2 + 3H2। ये रिएक्शन देखिए जब अपन इधर से इधर पढ़ेंगे तो अलग टाइप की होती है, यानी ये दोनों रिएक्शन एक तरह से उल्टी पढ़ रहे हैं हम, नहीं तो हम इनको कैसे पढ़ते हैं? N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। यदि वो इस फॉर्म में हो रही हैं तो वो किस कोटि का उदाहरण है? शून्य कोटि की अभिक्रिया का। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आपको ये 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। उसके बाद करें ग्राफ कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग एक ही ग्राफ दे रखा है कि x और t में ग्राफ खींचिए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए x एवं t में हमको ग्राफ खींचना है। तो आपके लिए ग्राफ बता देता हूं मैं। सीधा सा ग्राफ बनाने के लिए इस चैप्टर में जो ट्रिक है वो काम आएगी, और एक सरफेस केमिस्ट्री में भी ग्राफ होते हैं तो उसके लिए भी ये ट्रिक काम आएगी आपके लिए। किसी भी प्रकार का ग्राफ हो तो क्या हो सकते हैं कि निम्न प्रकार के ग्राफ पॉसिबल हैं। तो ग्राफ के लिए हमने देखा कि सबसे पहली कंडीशन बनाई हमने कि y बराबर mx टाइप के ग्राफ होंगे। y बराबर mx, y बराबर mx का मतलब तो देखिए tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो देखिए tan थीटा बराबर होता है y/x, और ये ढाल किसके बराबर आ जाता है? m के। इसको बोलते हैं स्लोप या ढाल। तो देखिए ये वाली जो लाइन है, अगर हमने इसके लिए ग्राफ खींचा तो ये परपेंडिकुलर लंब बटे आधार, ये इस पे लंब पे और ये आधार बेस, यानी यहाँ पर x लेना है आपको, और दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। y और x एक दूसरे के क्या हैं? इसमें समानुपाती हैं। तो इसके लिए ग्राफ क्या आएगा? मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये लो, मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सीधी रेखा प्राप्त होगी और जिसका ढाल किसके बराबर आएगा?
एम के, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके ढाल को, यानी इसके ढाल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एम। अगर आपसे ढाल पूछा जाए तो इसके लिए ढाल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एम। तो एक टाइप के तो ये होंगे ग्राफ। दूसरे टाइप के ग्राफ देखिए कि y बराबर एम एक्स प्लस सी, इस प्रकार के ग्राफ होंगे। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो वही हमने जैसे ही ग्राफ खींचा इसमें, तो देखिए y बराबर एम एक्स, यानी अगर हम इस x की वैल्यू 0 भी रखें तो मान y का c के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x के 0 मान पर भी y का कुछ ना कुछ मान संभव है। तो इसका मतलब ये जो है ग्राफ सीधा तो आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन क्या होगा, y का x बराबर 0 रखने पर भी कुछ मान पॉसिबल है। वो किसके बराबर है, c के। तो इसका मतलब इस ग्राफ को थोड़ा कहीं से ऊपर ले लेंगे हम, यहाँ से कहीं से भी ले सकते हैं। ये हो गया y और ये हो गया x, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, c को, और इसको बोलते हैं अंतःखंड, इंटरसेप्ट, और ये किसके बराबर आ जाएगा, c के बराबर होगा। और ढाल तो वही m के बराबर है यहाँ पर, इसका ढाल भी किसके बराबर आएगा, m के बराबर आ जाएगा। एक प्रकार के ग्राफ ये होंगे। तो ये दो प्रकार के ग्राफ आपको याद रखने हैं मेनली। अगर हम इसमें से ही एक तीसरा ग्राफ बनाएं कि अगर आपके लिए y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी आ रहा है, तो आप उसको कैसे बनाओगे। तो देखिए अब माइनस की फॉर्म में है, तो ये y और ये x, इधर y और इधर x। तो देखिए अब अगर हमने x बराबर 0 रखा तो ये मान आया माइनस में c, माइनस में वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये घटती हुई है, ऐसे घटता हुआ ग्राफ आएगा, और जिसका ढाल तो वही किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ माइनस एम के। ढाल किसके बराबर, माइनस एम। अब ये जो राशि है यहाँ से यहाँ तक जो आपने खींची है, ये इसका इंटरसेप्ट कहलाएगा, अंतःखंड, और ये किसके बराबर होगा बताओ, सी के बराबर होगा। तो इस प्रकार से आपको ये 3 ग्राफ पूरी केमिस्ट्री में आपको दिमाग में रखने हैं कि जिस टाइप का आ रहा है उस हिसाब से ये 3 ग्राफ आपको बनाने हैं। अब इस क्वेश्चन में देखें हम कि हमने लिखा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए x और t में ग्राफ खींचे। तो x हमने एक शून्य कोटि की जब बात कर रहा है तो इसका मतलब जिस कोटि की बात करेगा उसी कोटि का फॉर्मूला लगा लोगे आप, वेग समीकरण। तो हमने ये वेग समीकरण देखा कि k0 बराबर तो क्या होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए x/t, और हमसे ग्राफ खींच रहा है, कहने की कह रहा है वो किस में बताओ, x में और t में। तो हम इसको x बराबर k0t कर दिया हमने। अरे ये तो देखो y बराबर mx प्रकार के ग्राफ हो गए, ये y हो गया, और ये क्या है k0 m हो गया, और ये x क्या है, t को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों में जैसे ही हमने ग्राफ खींचा तो देखिए y क्या है, यहाँ पर x आ जाएगा, और यहाँ पर x जो है वो क्या है, t। x और t में जैसे ही ग्राफ खींचें तो मूल बिंदु से गुजरती हुई एक रेखा प्राप्त होगी, और जिसका ढाल किसके बराबर होगा, k0 के बराबर होगा। यानी ढाल बराबर हमने इसमें क्या लिख दिया बताओ, k0। तो फर्स्ट नंबर का ग्राफ आ गया इसका मतलब। तो इस प्रकार से हम ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। शून्य कोटि के लिए आपके लिए एक ही ग्राफ दे रखा है। तो ये इसमें अगला टॉपिक होता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल की गणना। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। अर्धायुकाल की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए समय का वह मान जिसमें अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। दोबारा कहें हम, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए समय का वह मान जिसमें अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है क्या कहलाता है, अर्धायुकाल कहलाता है। यदि हम इसकी डेफिनेशन से देखें तो डेफिनेशन क्या कह रही है
कि इसके अकॉर्डिंग t बराबर T1/2 हाफ किया जैसे ही समय का मान, तो x बराबर प्रारंभिक सांद्रता का क्या रह गया, हाफ रह गया। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण से हम देखें तो k0 बराबर हम जानते हैं x अपॉन क्या होता है, t। इसमें ये कंडीशन जैसे ही रखी हमने, तो देखिए इसमें क्या हो गया ये कि k0 बराबर x का मान हमने a/2 रख दिया और t का मान T1/2। अब अर्धायुकाल निकालना चाह रहे हैं, इसको इधर ले गया मैं, तो ये आ गया a/2k0। उपरोक्त समीकरण क्या कहलाता है, उपरोक्त जो समीकरण है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का मान है। इससे क्या दिखाई दे रहा है हमको कि t जो है T1/2 अर्धायुकाल जो है वो प्रारंभिक सांद्रता a के क्या है, समानुपाती है। क्यों, क्योंकि 2 क्या है, एक स्थिर राशि और k0 भी क्या है, स्थिरांक। तो ये क्या कह रहा है कि T1/2 समानुपाती क्या हो गया, a के हो गया। अर्थात हमने क्या लिखा यहाँ पर कि अर्थात शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का मान अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए बात करें हम, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का जो मान है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। इम्पोर्टेंट बात होती है। ये आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई, जिसमें हमने डेफिनेशन देखी, उसके बाद में समीकरण की व्युत्पत्ति की, वेग समीकरण निकाला, उसके बाद उदाहरण, फिर ग्राफ, और ग्राफ के बाद में अर्धायुकाल का मान। इसके बाद जो टॉपिक रह जाता है इसके क्या हैं, न्यूमेरिकल हम जैसे ही चैप्टर होगा उनके कंबाइंड जो भी बुक के जो भी न्यूमेरिकल हैं उन सबको एक साथ करेंगे। धन्यवाद।